आप सुन रहे हैं स्टीव जॉब्स, ये किताब जिसे लिखा है वॉल्टर isaacson ने। सुनते रहिए प्रोडक्शन। दोस्तों, यह किताब एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की ऐतिहासिक, निडर और जोखिम भरी जिंदगी के बारे में है। ये अध्यात्म से लेकर एलएसडी तक, उनकी शुरुआती अनुभव से लेकर दुनिया में एक टेक आइकन के रूप में शिखर तक पहुंचने का वर्णन है। स्टीव जॉब्स ने इस बुक में अपनी जोखिम भरी सफलता और साथ ही साथ उस तक पहुंचने के लिए किए गए अपने कठिन प्रयासों का विवरण दिया है। यह लगभग असंभव है कि स्टीव जॉब्स द्वारा आज के इस कंप्यूटर कंट्रोल वर्ल्ड को बनाने में जो रोल प्ले किया गया है उसे ओवरस्टेट किया जा सके। वह एक ऐसे परफेक्शनिस्ट थे और विजनरी व्यक्ति थे जो पूरे संसार को टेक्नोलॉजी से बदलना चाहते थे। इस सबसे ज्यादा बिकने वाली इस बायोग्राफी के द्वारा आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे जॉब्स के परफेक्शनिज्म और इंटेंसिटी ने उनको महान चीजें हासिल करने की तरफ प्रेरित किया, और उनकी यही विशेषता कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ संबंध में मतभेदों और असहयोग का कारण भी बनी। जॉब्स का स्वभाव काफी गुस्से वाला था। इसके लिए जॉब्स यह तर्क देते हैं कि वो केवल लोगों पर उनका बेस्ट देने के लिए दबाव डालते थे। यह ऑडियो बुक हमारे समय के लिए बहुत ही प्रभावशाली टेक आइकन की दिलचस्प जिंदगी के बारे में है, और कम उम्र में किए गए एक ऐसे मजाक की आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है जिसने एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रखी जो आगे चलकर संसार की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक बनी। इस ऑडियो बुक में आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे एलएसडी और अध्यात्म ने आज के टेक गैजेट्स को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। क्यों वुडी और बज लाइटयर स्टीव जॉब्स के बिना कोई अस्तित्व नहीं रखते थे, और क्यों जॉब्स ने विश्वास कर लिया था कि वो अपने कैंसर का एक्यूपंक्चर और फल खाकर इलाज कर सकते हैं। लेसन 1। एक प्रैंकस्टर बेस्ट फ्रेंड और अपेरेंट फादर के कारण जॉब्स के मन में इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रति प्रेम जागा। 24 फरवरी 1955 को अब्दुल फताह जंदाली और जॉन ए शेमबबल के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन ये दोनों इस बच्चे को पालन पोषण नहीं कर पाए क्योंकि शिबल एक सख्त कैथोलिक परिवार से थी और उनका परिवार एक मुस्लिम व्यक्ति के बच्चे की मां होने के कारण उन्हें छोड़ सकता था। इसलिए इस जोड़े को दबाव में आकर अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना पड़ा, और इसीलिए यह बच्चा सिलिकॉन वैली में रहने वाले पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स द्वारा गोद लिया गया, जिन्होंने इसे स्टीवंस का नाम दिया। पॉल जॉब्स एक इंजन टेक्नीशियन थे जो बाद में कार मैकेनिक का काम करने लगे, और उन्होंने ही स्टीवंस का इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग के संसार से पहला परिचय कराया। पॉल ने अपनी तकनीकी प्यार को बहुत कम उम्र में ही स्टीव जॉब्स में डालने का प्रयास किया। स्टीव अपने पिता के क्राफ्ट मैनशिप के हुनर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, अगर उनके परिवार को किसी फर्नीचर या कैबिनेट की जरूरत होती तो उनके पिता उसे स्वयं ही बना दिया करते थे, और उसमें स्टीव की मदद भी लिया करते थे, जिससे उनका इसके प्रति प्यार और बढ़ रहा था। बाद में हाई स्कूल करते स्टीवंस की मुलाकात स्टीव वोज्नाइक से हुई और तुरंत ही दोनों दोस्त बन गए। वोज्नाइक जॉब से 5 साल बड़े थे और पहले ही एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर टेक्नीशियन भी थे। वोज्नाइक ने जॉब्स को कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस तरीके से जॉब्स और वोज्नाइक दूसरे साधारण युवकों के समान ही थे जो खेलना, मनोरंजन, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना पसंद करते थे, लेकिन इसके सिवा वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में भी अपने ज्ञान को बढ़ाने में और खोजबीन में लगे रहते थे। हमेशा देखते थे कि वह क्या कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। 1971 में इन दोनों ने अपनी कॉमन लाइक्स को मिलाकर अपना पहला प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किया, जो था ब्लू बॉक्स, जिसके द्वारा लोग लंबी दूरी के फोन कॉल्स मुफ्त में किए जा सकते थे। वोज्नाइक ने इसे डिजाइन किया और जॉब्स ने इसे एक नई इन्वेंशन को कारोबार का रूप दिया, जिसमें वो $40 में इसके पुर्जे खरीदते थे और $150 में बेच देते थे। इस जोड़ी ने लगभग 100 यंत्रों को बेचा, जिससे उन्हें यह समझ में आ गया था कि वोज्नाइक की तकनीकी ज्ञान और जॉब्स की दूरदर्शिता से वो क्या कर सकते हैं। दरअसल ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी। बाद में यह सफर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल तक पहुंचा। लेसन 2। जॉब्स के अध्यात्म, एलएसडी और आर्ट के प्रति रुचि ने उन्हें डिजाइन की गहरी समझ दी। 1960 के आखिरी सालों में ग्रीक और हिप्पी संस्कृति की रुचि और जिज्ञासा एक दूसरों को ओवरलैप करने लगी। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स भी इसके प्रति आकर्षित हो गए और अपने गणित, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ जुनून के कारण जॉब्स ने खुद को इस काउंटर कल्चर में पूरी तरीके से डुबा दिया और एलएसडी के साथ नए प्रयोग करने लगे। बाद में जॉब्स ने अपने चरम सौंदर्य बोध और अपने गहन एकाग्रता की विशेषता की जगह अध्यात्म और अपने द्वारा ली गई साइकेडेलिक दवाइयों को बताया। 1972 में जॉब्स ने रीड कॉलेज में दाखिला ले लिया,
जो ओरेगन में स्थित था और एक प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेज था। जॉब्स वहां अपने दोस्तों के साथ बहुत गंभीरता से अध्यात्म और एलएसडी का प्रयोग करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस दवाई के प्रयोग ने ही उन्हें जिंदगी के सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाकर उन्हें यह जानने की मदद की है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। मतलब जॉब्स के केस में इसका मतलब यह है कि उन्होंने यह रियलाइज कर लिया कि बड़ी चीजों को क्रिएट करने से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। दुनिया की पूर्वी हिस्से के अध्यात्म का पता लगाने के लिए जॉब्स ने 7 महीने तक भारत की यात्रा की। बौद्ध धर्म ने जॉब्स पर गहन प्रभाव डाला और उनके व्यक्तित्व में गहरी जड़ें जमा ली तथा उन्हें उनके सीमित कलात्मक दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला और उनका परिचय उनकी अंतर्ज्ञान की शक्ति से कराया। जॉब्स के दोनों शौक अध्यात्म और एलएसडी ने उन्हें एक विशेष प्रकार की एकाग्रता को विकसित करने में मदद की, जो बाद में जॉब्स के स्वभाव की विकृति का कारण बनी। क्योंकि अगर वो किसी भी चीज का निश्चय कर लेते तो उनके अनुसार होना था, तो वो किसी भी कीमत पर इसे अपने अनुसार बना लेते। दूसरा कारण जिसने जॉब्स को सौंदर्य बोध को आकार दिया वो था कला के प्रति जुनूनी प्यार। जैसे अपने करियर में जॉब्स एप्पल का डिजाइन बहुत ही क्लीन और सिंपल हो, इस पर जोर देते रहे। जॉब्स द्वारा यह आदर्श कॉलेज के दिनों में ही बना लिया गया था, जबकि फिर भी उन्हें कॉलेज से बाहर जाना पड़ा। बाद में जॉब्स को क्लासेस लेने के लिए फिर से अनुमति मिल गई, जिसे उन्होंने सेल्फ एनरिचमेंट के कारण से स्वीकार भी कर लिया। उनकी इन्हीं क्लासेस में से एक क्लास कैलीग्राफी की भी थी, जिसमें उनकी विशेषता ने बाद में एप्पल मैक्स के ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस में एक की एलिमेंट का काम किया। लेसन 3, सेब के बाग की यात्रा, जिसने उन्हें एप्पल नाम दिया। एक अलग परिकल्पना, अलग सोच और कड़ी मेहनत से बनी कंपनी। यह एक बड़ा ही अजीब और अद्भुत मैच है। यहाँ एक आध्यात्मिक और एलएसडी का सेवन करने वाला जुनूनी और कहाँ एक गंभीर और संतुलित कंप्यूटर उद्योग। 1970 के आरंभिक सालों में ही लोग कंप्यूटर को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखने लगे थे। उस समय जब जॉब्स पूरी तरह ड्रग्स और जैन बुद्धिज्म में डूबे हुए थे, उन्होंने अपने लिए एक नया कारोबार को शुरू करने का सपना भी देखना शुरू कर दिया। और उसी समय उनके दोस्त स्टीव वॉजनेक मॉडर्न प्रोफेशनल कंप्यूटर का आइडिया लेकर आए। सिलिकॉन वैली में औद्योगिक क्रांति के शुरुआती सालों में स्टीव वॉजनेक ने होम्स ब्रू कंप्यूटर क्लब ज्वाइन किया था, जो एक ऐसी जगह थी जहां लोग कंप्यूटर के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते थे। उस समय कंप्यूटर्स के अलग अलग तरीके के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते थे, जो लोगों के लिए उनका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल बना देते थे। स्टीव वॉजनेक ने एक ऐसे पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना की जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन सब कुछ हो और वो व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो ऑल इन वन। शुरू में स्टीव वॉजनेक ने नैतिकता के आधार पर अपना डिजाइन मुफ्त में देने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें यह आइडिया होम्स ब्रू क्लब के द्वारा आया था। पर किसी तरह जॉब्स ने स्टीव वॉजनेक को समझाया कि वो इसके इस आविष्कार का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह 1976 में शुरुआत में केवल $1300 में जॉब्स और स्टीव वॉजनेक ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की। जिस दिन उन्हें कंपनी का नाम रखना था, उसी दिन जॉब्स एक एप्पल के बगीचे में गए थे, क्योंकि एप्पल बहुत ही छोटा, मजेदार और जाना पहचाना नाम था। यह नाम उनके दिमाग में बैठ गया था। एक महीने में जॉब्स और वॉजनेक ने कड़ी मेहनत कर 100 कंप्यूटर्स अपने हाथों से बना डाले, जिनमें से आधे एक लोकल डीलर को ही बेच दिए और आधे मित्रों और रिश्तेदारों और कस्टमर्स को। ठीक 30 दिन बाद एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल वन उनके लिए मुनाफा लेकर आया। जॉब्स और वॉजनेक दोनों मिलकर एक पावरफुल टीम की तरह थे, क्योंकि वॉजनेक अपनी इंजीनियरिंग में बेस्ट और जॉब्स अपने विजन में। इसके बाद दोनों को यह समझ में आ गया था कि उनका प्रोडक्ट दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। लेसन 4, जॉब्स एक पूरा कंट्रोल चाहने वाले और परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाने वाले बॉस बन गए। जो लोग जॉब्स को करीब से जानते थे, उनका मानना था कि जॉब्स एक अनप्रेडिक्टेबल और विचित्र इंसान थे। अगर किसी की क्वालिटी उनकी कसौटी पर खरी ना उतरे तो वो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और लोगों पर बुरी तरह से बरस पड़ते थे और अपने शब्दों से उन्हें पूरी तरह से घायल कर देते थे। लेकिन आखिर जॉब्स इतने डोमिनेटिंग और टेम्परामेंटल क्यों थे? जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को भी न माफ करने वाले एक आदर्शवादी इंसान थे। जॉब चाहते थे कि एप्पल 2 का डिजाइन पूरी तरह से दोषहीन या परफेक्ट हो, उसके सारे फीचर्स पूरी तरह से व्यवस्थित हों और शुरुआत से अंत तक उसमें कोई भी कहीं भी खराबी ना हो। लेकिन 1977 में इस बेहद थका देने वाली जर्नी के बाद एप्पल 2 को रिलीज किया गया, जो जॉब्स के व्यवहार के कारण कंपनी के लोगों में उत्साह और ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर जॉब्स को यह महसूस होता तो किसी कर्मचारी का काम पुअर है तो वह उसको सीधे सीधे बोलते थे कि इट वॉज शिट, और अगर वह कोई छोटी सी भी कमी को देखते थे तो आग बबूला हो जाते थे।
अब जब एप्पल एक कंपनी के रूप में ग्रो कर चुकी थी, जॉब्स पहले से भी ज्यादा टेम्परामेंटल होते जा रहे थे। माइक स्कॉट को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिसका मुख्य काम जॉब्स के ऊपर कंट्रोल रखना था। स्कॉट वह सारे मुश्किल मसले जिन्हें कन्फ्रंट करने की शक्ति बाकी कर्मचारियों में नहीं थी, कन्फ्रंट करता था। इसके बाद जॉब्स और स्कॉट के बीच मतभेद चरम पर पहुंचने लगे। जब जॉब्स को यह महसूस हुआ कि एप्पल पर अपना नियंत्रण खोना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो कई बार आंसुओं के रूप में उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता था। जॉब्स को लगता था कि स्कॉट उन पर कंट्रोल रखना चाह रहे हैं और ये बात उन्हें फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी, पर माइक स्कॉट स्टीव जॉब्स के परफेक्शनिज्म पर कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। वो उन्हें प्रैक्टिकल और यथार्थवादी बनाना चाहते थे। उदाहरण के लिए, जब 2000 कलर में से जॉब ने कोई रंग पसंद नहीं किया, तब माइक स्कॉट ने आगे आकर बताया कि एप्पल 11 के लिए बेज कलर काफी अच्छा है। इसी तरह जब जॉब्स एप्पल केस के कोने कितने कटे होने चाहिए डिसाइड कर रहे थे, तब माइक का ध्यान उन्हें कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे बेचना है, इस पर था। लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही थी, इन लोगों के मतभेद मैनेज किए जा सकते थे। पर आगे चलकर आप देखेंगे कि यह समस्या आखिरी नहीं थी। लेसन 5, मैकिन्टोश ने जॉब्स को टेक आइकन बनाया, लेकिन उनके स्वभाव ने उन्हें विलेन बना दिया। एप्पल 11 के लगभग 60 लाख कंप्यूटर बिके, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक चिंगारी की तरह था और जिसने इस पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पर जॉब्स के लिए अब भी यह पूर्ण सफलता नहीं थी, क्योंकि यह वोजनाई की कृति थी, स्टीव जॉब्स की नहीं। जॉब्स एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो यूनिवर्स में डेंट हो। जॉब्स बेहद एम्बिशियस थे और एक एप्पल को इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो एप्पल को आगे ले जाने के लिए वो जुनून की हद तक काम करने के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद जॉब्स ने मैकिन्टोश 1 पर काम करना शुरू कर दिया था, जो एप्पल 11 का उत्तराधिकारी बना और आगे चल के पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, तथा जिसने जॉब्स को टेक आइकन के रूप में स्थापित किया। जब मैक भी पूरी तरह से जॉब्स का खुद का आइडिया नहीं था, बल्कि उसने जेफ रस्किन से चुराया था, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के एक एक्सपर्ट थे। पर रस्किन अपने प्रोजेक्ट से बहुत दूर था, इसलिए जॉब्स ने इस पर काम करना शुरू किया और ऐसी शक्तिशाली मशीन बनाई जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चलती थी और काफी सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स प्रोवाइड करती थी और जिसे माउस द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। मैकिन्टोश एक बेमिसाल सफलता के रूप में सामने आया, जिसका कुछ कारण लेविश मार्केटिंग कैंपेन और सेंसेशनल टीवी एड्स थे। यहां तक कि 1984 में बने इस मशहूर एड्स को हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया। इसलिए इसकी सफलता जॉब्स के लिए कड़ी मेहनत के साथ ही साथ पब्लिसिटी की लगातार चलने वाली सीरीज भी थी। हमेशा की तरह चतुर और विजनरी जॉब्स ने जर्नलिस्ट को मैनिपुलेट करके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का लालच दिया और इस तरह कई बड़ी मैगजीन में इंटरव्यू करवाकर मैक को पब्लिसिटी दिलवाई। जॉब्स की स्ट्रेटजी ने काम किया और मैकिन्टोश ने एप्पल और जॉब्स को रिच और बेहद फेमस बना दिया। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए कि मशहूर सिंगर एला फिट्जगेराल्ड को अपने 30th बर्थडे पर लेविश बर्थडे पार्टी में गाने के लिए बुलाया। हालांकि जिन चीजों ने स्टीव जॉब्स को प्रसिद्ध बनाया, उन्हीं के कारण वो जल्द ही अनपॉपुलर भी हो गए। उनका परफेक्शनिज्म और कर्मचारियों के साथ अत्याचार की हद तक जाने वाला बिहेवियर पहले की तरह था। छोटी सी गलती पर भी स्टीव लोगों से कंपनी छोड़कर जाने के लिए कहते थे और उन्हें लगता था कि लोग परफेक्शन के लिए केयर नहीं कर रहे हैं। जॉब्स के इस अग्रेसिव बिहेवियर का कंपनी पर काफी बुरा असर पड़ा, इसलिए 1985 में बोर्ड डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि जॉब्स को कंपनी छोड़ देनी चाहिए। मार्केट को अपना टारगेट बनाकर एक नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत की और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट को जॉब्स ने अपनी डिजाइनिंग के एम्बिशन को पूरा करने में उपयोग किया। जॉब्स ने सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के लिए $1 लाख फीस पे की और इंसिस्ट किया कि नेक्स्ट कंप्यूटर केस परफेक्ट क्यूब की तरह होना चाहिए। पर जॉब्स का ये परफेक्शन इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। सिर्फ इसके लिए कंप्यूटर केस को अलग से प्रोड्यूस करना पड़ा और सिर्फ एक ऐसी चीज के $6,50,000 कीमत देनी पड़ी। और जॉब्स का यही कॉम्प्रोमाइज न करने वाला रवैया नेक्स्ट की मौत का कारण बना। यह प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह से बिना पैसे के ही चल रहा था, इसलिए इसकी लॉन्चिंग में कई साल लग गए और आखिर में ये मशीन लोगों के पहुंच से बाहर काफी महंगी भी सिद्ध हुई। ज्यादा दाम और छोटी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के कारण ये कुछ खास नहीं कर पाया। इसी दौरान जॉब्स ने पिक्सार नाम की कंपनी के भी अधिकांश शेयर्स खरीद लिए और कंपनी का चेयरमैन बन गए।
और एक ऐसे वेंचर की शुरुआत करने का फैसला किया जो टेक्नोलॉजी और आर्ट्स का परफेक्ट नमूना। 1988 तक जॉब्स ने नेक्स्ट में इतना नुकसान होने के बाद भी लगभग $50 मिलियन पिक्सार में लगा दिए। आर्थिक नुकसान के कुछ सालों बाद पिक्सर स्टूडियो ने टिन टॉय नाम की एनिमेटेड फिल्म बनाई, जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन का एक नया रूप सामने आया और इस फिल्म को 1988 का अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो जॉब्स ने सोचा कि वो नुकसान देने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बजाय पिक्सर पर लगाए जाएं, जो एनिमेटेड फिल्म्स की दुनिया में अपना नाम कमा रही है। और धीरे धीरे 1996 में डिज्नी वालों के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस की, टॉय स्टोरी, जो साल की सबसे ज्यादा आमदनी करने वाली फिल्म बनी। जब पिक्सर की पब्लिक में पहचान बनी तब जॉब्स का शेयर कंपनी में 80% हो चुका था और ये रकम उनके शुरुआती इन्वेस्टमेंट से 20 गुना ज्यादा थी। तक इस कीमत थी लगभग $1.2 बिलियन। लेसन 7। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया और अपने बायोलॉजिकल फैमिली से जुड़े। बिजनेस में बहुत कुछ सीखने के बाद 12 साल एप्पल से दूर रहने के बाद स्टीव जॉब्स एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपनी अडॉप्टिव माँ की मौत के बाद अपने बायोलॉजिकल माँ बाप को ढूंढने का फैसला किया। जब वो अपनी माँ शिबेल से मिले तो उनकी माँ बहुत इमोशनल और शर्मिंदा थी कि उसने जॉब्स को गोद दे दिया था। जॉब्स को बहुत आश्चर्य हुआ जब उनको पता चला कि उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम मोना सिम्पसन था और वो भी जॉब्स की तरह ही आर्टिस्टिक और दूरदर्शी थी और धीरे धीरे एक समान विशेषताओं के कारण वो काफी करीब भी आ गए। 1996 में सिम्पसन ने एक नॉवल पब्लिश की जिसका नाम था रेगुलर गाय, जिसमें उसने जॉब्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था। जॉब्स के काम करने के तरीके, स्वभाव का वर्णन भी उस किताब में था, पर जॉब्स ने उसे कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो अपनी नई मिली बहन से गुस्सा नहीं होना चाहते थे। इसी समय के दौरान जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई और अपने बूढ़े जैन गुरु के आशीर्वाद से दोनों ने 1991 में शादी कर ली। लॉरेन तब उनके पहले बेटे रीड पॉल जॉब्स के साथ प्रेग्नेंट थी। बाद में इस जोड़े के 2 बच्चे और भी हुए, एरिन और ईव। अपनी पत्नी पॉवेल के कहने पर अपने विवाह से पहले पैदा हुई बेटी लीसा ब्रेनैन के साथ भी जॉब्स समय बिताने लगे। जॉब्स लीसा के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव पिता बनने की कोशिश करते। धीरे धीरे लीसा जॉब और पॉवेल के साथ ही रहने लगी, पर जब तक हार्वर्ड कॉलेज नहीं गई तब तक उनके साथ ही रहती थी। लीसा भी बड़े होकर अपने पिता जॉब्स की तरह काफी एग्रेसिव नेचर वाली थी। इस वजह से स्टीव और लीसा के बीच कई महीनों तक बातचीत नहीं होती थी। मतभेद में कोई भी आगे बढ़कर इन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करता था। पर्सनल लाइफ में भी जॉब्स का लोगों से मिलने का तरीका प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही था, तो बहुत प्यार करने वाला, नहीं तो बहुत गुस्सैल। लेसन 8।